ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो बी है, बी का फर्स्ट वाला, टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज टू करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये इनइक्वालिटीज है, मतलब ये समीकरण जो है, देखो क्या लिखा है, ये x1 प्लस x2 की वैल्यू है, नीचे वाला लाइन का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है कम, लेस देन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इसका टोटल, मतलब x1 और x2 में कुछ भी मान हो सकता है, एक वेरिएबल है, आप उसमें कुछ भी मान रख सकते हो, दोनों का वैल्यू 4 या 4 से कम होना चाहिए, तब ये इनइक्वालिटीज है, अभी इक्वल नहीं है ये, है ना। फिर 3x1 और 8x2 दोनों को जोड़ने से 24 या 24 से कम आएगा, या तो 24 भी आ सकता है टोटल। 10x1 7x2 ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, संगत समीकरण में बदल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में बदल रहे हैं। ये क्या है, अभी इनइक्वल है, लेस देन मोर देन है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में बदल रहे हैं। वैसे x1 और x2, ध्यान से सुनना, कॉमा है ना, x1 और x2 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मतलब x1 और x2 जो है माइनस में नहीं रहेगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग बदल रहे हैं, इस साइन को इक्वल टू में बदल देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस साइन को हम लोग इक्वल टू में बदल देते थे। ये हो गया करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1 2 3, ये तो 0 ये रहने दो उसको, ठीक है। अब हम बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि x1 बराबर 0 हो तो, इफ x1 इज इक्वल टू 0, अगर ये पूरा 0 हो जाए तो x2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 4। अगर ये पूरा x1 0 हो जाए तो कितना बचेगा, ये 4। सेम, यदि x2 बराबर 0 हो जाए, अगर ये पूरा 0 हो जाए तो x1 बराबर कितना बचेगा, 4। देन x1 इज इक्वल टू 4। जब हम x1 को 0 लिए तो x2 हमारा 4 आया था, जब मैंने x2 को 0 लिया था तो x1 हमारा 4 आया था। इतना कंप्लीट समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या दिया है, 3x1 8x2 ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। 3x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 24। इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। यदि इफ x1 इज इक्वल टू 0, अगर ये x1 को मैं 0 लूं तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाए तो क्या बचेगा मेरा, देन 8x2 इज इक्वल टू 24, ये बचेगा कितना, 8x2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब अगर 8 को मैं यहां से हटा दूं, इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, 24 को 8 से डिवाइड कर कितना आएगा, 3। अभी मैं क्या लेता है, x1 को 0 लेता है, वैसे ही इफ x2 इज इक्वल टू 0, अगर मैं x2 को 0 कर दूं पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ये, देन 3x1 इज इक्वल टू 24। क्या बचा हमारे यहाँ पे, 3x1 इज इक्वल टू 24। अगर ये 3 को मैं यहां से मल्टीप्लाई से हटा दूं तो इसके डिवाइड में, और 24 को 3 से डिवाइड कर कितना आएगा, ठीक है। जब मैं x1 को 0 लिया था तो x2 की वैल्यू कितना आया था, 3, तो इसको 0 लिया 3 आया था। जब मैं इसको 0 लिया, x2 को 0 लिया था तो x1 कितना था, 8, इसको 0 लिया तो 8 आया था, ठीक है। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 कैसे बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या दिया है, 10x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 35, ठीक है। इफ x1 इज इक्वल टू 0, अगर x1 का वैल्यू 0 हो जाता है पूरा 10 भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 10x1 पूरा हमारा 0 हो जाएगा। देन 7x2
7x2 इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्या चीज है 7x2 इज इक्वल टू 35। इस 7 को यहां से हटा दो तो इसको डिवाइड में 7 कितना आया 5। अब अगर x1 को 0 लेते वैसे x2 को अगर मैं 0 ले लूं तो हमारा अगर x2 को 0 लूं, ये 7x2 है, x2 को 0 ले तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा हमारा 10x1 इक्वल टू 35। 10x1 इक्वल टू 35। 10 को यहां से मल्टीप्लाई से हटाऊं तो यहां पे क्या जाएगा डिवाइड में, क्या जाएगा 3.5। जब मैंने x1 को 0 लिया था तो मेरा x2 कितना आया था 5। जब इसको 0 लिया था तो कितना था 3.5। क्लियर? चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा चलिए तो देखना बेटा, आप ग्राफ पेपर में इसको डिनोट करते हैं, सब तीनों बॉक्स में बना ना, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x1 की, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 4, 8 है। x2 में 4, 3 और 5, तो 5 है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, 8 और 3 ही है, तो हम लोग ऐसे लेके बना सकते हैं 1 2। आप लोग में गैप अच्छा बढ़िया दिया हुआ है, मेरे में आगे पीछे छोटा मोटा हो सकता है। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये ले लिए ग्राफ पेपर में, इसको बनाएंगे हम लोग। अब पहला वाला था 4 से 4, ये 4x1 पहले लेंगे 4 से 4, ये होता है हमारा x और ये होता है y। लेकिन यहाँ पे हमारा x1 x2 है, तो ये x1 और ये x2। ठीक है, इसको x अक्ष बोलते हैं एक्सिस, और इसको y एक्सिस y अक्ष। नहीं दिया है तो x1 x2 लेंगे। ठीक है, अब पहला वाला क्या था 4 से 4, ये 4 लिया मैंने, 4 से 4 ज्वाइन कर दिया, एकदम पतली लाइन। ये पहले लिख लेने के बाद आप पेंसिल से शार्प कर लेना पेंसिल को, और पतली लाइन खींचना एग्जैक्ट, थोड़ा सा भी इधर थोड़ा सा भी उधर, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट ये पॉइंट से ये पॉइंट टकराना चाहिए, तब आपका ग्राफ क्रिस्टल क्लियर बनेगा, एक भी गलती नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है बुक का आंसर गलत हो, आपका आंसर एकदम सही होगा। फिर चलिए चेक करते, 8 से 3, ये 8 और ये 3। ठीक है, ऐसे बीचों बीच रख के, ठीक है, मेरा लाइन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं बिना स्केल खींच रहा हूं। ठीक है, 3.5 से 5, 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में 0.5, ये 5। ठीक है, इसमें क्या था, तीनों लेस देन था, लेस देन इक्वल टू था। लेस देन इक्वल टू मतलब उस लाइन तक या उसके नीचे काम होगा, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। पहला लाइन क्या बोला था हमको, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, इधर कोई काम नहीं होगा, इधर भी कोई काम नहीं होगा, इधर भी कोई काम नहीं होगा। ये भी क्या बोला था, इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, इधर कोई काम नहीं होगा। ये भी बोला था कि इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, तो काम किधर होगा, तीन कंडीशन किस साइड नहीं है, ये है, ये है, इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिबल एरिया। फिजिबल एरिया मतलब कार्य क्षेत्र, फिजिबल एरिया, ऐसा करके इसको पूरा बढ़िया से। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये जहां जहां पे दो लाइन टकराता है उसको राउंड मारेंगे, बिंदी नहीं मारना, क्या मारना राउंड। जैसे ये एक हो गया, इसको मारने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 0 पे है। दूसरा ये यहाँ पे दो लाइन टकरा रहा है, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, एक यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर। मेरे में एग्जैक्ट यहीं पे टकरा गया है, आपके में देखोगे ना, एक इधर टकरा रहा है, एक इधर टकरा रहा है, शायद देख लेना। ठीक है, आप लोग अपना जब बनाओगे कॉपी में तब। ठीक है, और जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो क्या होता है, ग्राफ पेपर बाजू में आपके पास सिर्फ एक ही पेज होता है। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसमें एक ही पेज होता है इसमें। ठीक है, तो क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से यहाँ से छोटा 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 करके इसको दो पार्ट में से लिख लेना है। इसको जैसे मैंने लिखा ना, इसको 2-4 लाइन देखो, यहाँ बहुत लंबा चला गया, तो 3 लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, ताकि आपका इतना में कवर हो जाए। फिर जब ग्राफ पेपर यहाँ बनाएंगे, ग्राफ
इसके ग्राफ के बारे में जो जानकारी है, जो चाहे 4-5 पॉइंट जो टकराया उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, फिर इसका थ्योरी लिखेंगे कि क्या हमारा आंसर है, हाईएस्ट वैल्यू जेड की क्या हो सकती है प्रॉफिट का, वो बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसको छोटा लिख ले यहाँ पे पेंसिल से या पेन से, जैसा भी है, छोटी राइटिंग में ग्राफ हमारा यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आगे की कहानी हम लोग ग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर में, ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये ग्राफ बन गया है जितना मैंने बोर्ड में अभी तक बनाया था। ठीक है, ये देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे डॉट नहीं मारना बेटा, देखो जैसे आपने मारा है। ठीक है, ये एक टिक कर दिए, इसको नाम दे दिए ए पॉइंट। यहाँ पे 2 लाइन टकरा रहा है इधर से और इधर से, इसको एक नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ ले लेते ये, इसको मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये ले लेते हैं। ठीक है, और एक ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं इसका एक फ़ोटो खींचता हूँ पहले। ठीक है, मोबाइल में फ़ोटो लेने के बाद उसमें हम लोग उसको जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये दूसरे मोबाइल में मैंने फ़ोटो लिया, इसको जूम करते हैं। तो पहला तो समझ में आ रहा है 3.5 में है, दूसरा जो गोला मैंने मारा है वो लगभग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 2.3 में या 2.2 में आ रहा है वो, और इधर कितने में आ रहा है, इधर आ रहा है 2 से थोड़ा कम, मतलब 1.8 बोल सकते हैं, 2 लाइन नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बी पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में ऐसे करके, बी पॉइंट जो हमारा है वो 2.2 में और एक 1.8 में आया है। ठीक है, चलिए सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये ए बी सी और डी नाम दिया है इसको। सी पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे ना, तो यहाँ के हिसाब से ये 1 और 2 के बीच में छठवें लाइन में, तो 1.6 इधर। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, और इधर से 2.4, क्योंकि 2.5 बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन और चौथा लाइन 2.4। सी जो है 1.6 और 2.4 में है। ठीक है, बाकी ए का तो पता है, ए कितना है, ए जो है हमारा इधर से 3.5 और इधर से 0 है, इधर से तो उठा ही नहीं ना, 3.5 और ये 0। डी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डी पॉइंट यहाँ पे हमारा, तो इधर से 0 है, इधर से बढ़ा नहीं है, और इधर से 3 में, 0 और 3। ठीक है, चलिए मोबाइल का काम हो गया हमारा। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है, कैपिटल जेड का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, यहाँ शीट्स मतलब पॉइंट्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडेक्स, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या था हमारा इसमें क्वेश्चन में, जेड की वैल्यू थी 5x1 + 7x2। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले ओ पॉइंट पे कितना था, 0 और 0 था, ओ पॉइंट पे 0 ही रहता है। ठीक है, ए पॉइंट की बात करूं मैं, तो ए पॉइंट को मैं यहाँ लिख दिया था 3.5 और 0, x1 में 3.5 और यहाँ पे 0। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2.2 और 1.8, कुछ लोग का 2.3 दिख रहा था ना, देख लेना, 2.2 और 1.8। ठीक है, सी पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, 1.6 और 2.4, 1.6 2.4। डी की बात करें अगर हम लोग, तो था 0 और 3, 0 और 3। ठीक है, चलो अब इसमें जेड का मान रख लेते हैं, 5x1, तो 5 5 5 5 5 इंटू, ठीक है, पहला क्या 0 ये है, 0 3.5 2.2 1.6 0 प्लस 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 प्लस, क्योंकि प्लस है, फिर 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, ठीक है, इससे जल्दी हो जाता है, इधर 3, इधर 2.4, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, क्योंकि 0। ठीक है, 3.5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल से 17.5 आएगा, एक बार आप लोग कैलकुलेटर में करो तो
7 इंटू 0 0, 17.5। ठीक है, 2.2 का 5 से करो, चलो ठीक है, 2.2 का 5 से करें तो 11 प्लस इसके से करें तो 12.6, टोटल हो जाएगा 23.6। 16 का 5 से करेंगे 1.5 का तो से 8 आएगा। 2.4 का 7 से करें तो 2.4 इंटू 7, 16.8, ऐड करता 24.8। इसका 5 इंटू 0 0, 7 21, रह जाएगा टोटल 21। ठीक है, ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या बोला था, अधिकतम करो बोला, मैक्सिमाइज बोला क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है यहाँ पे, 24.8 दिख रहा है। ठीक है, जेड की वैल्यू मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम बोलता तो 0 लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसका परिणाम लिख देते हैं, रिजल्ट। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, हिंदी वाले को हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, बिंदु, पॉइंट है ना, किस पे, ठीक है, बिंदु सी पर है ना, कितना है 1.6 और 2.4, जेड का मान अधिकतम है ना, यहीं पे अधिकतम है, अधिकतम है। ठीक है, अतः अनुकूलतम हल, ठीक है, अनुकूलतम हल x1 बराबर 1.6, x2 बराबर 2.4 तथा z अधिकतम जो है, z का अधिकतम कितना आ रहा है 24.8, ये आंसर।